हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का रिवीजन एक फास्ट ट्रैक वे से। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। कल आपका एग्जाम है मेरे यार। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। प्लीज़ वीडियो को यार लास्ट तक देखना। बहुत जल्दी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करने वाले वन शॉट के अंदर मेरे यार। वन शॉट रिवीजन है और एक ब्रह्मास्त्र है आप सभी के लिए रिवीजन करने के लिए। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया मेरे यार। देखिए, जो हिस्ट्री है बोले तो पास्ट है यानी अतीत है। उसमें हम तीन चीज़ों की बात करते हैं, कैसे, कब और कहाँ। एक इवेंट की हम बात करते हैं, वो इवेंट की बात करते हैं, वो इवेंट कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। हिस्ट्री के अंदर बेसिकली इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के अंदर। और हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री ज़्यादातर डेट्स की तरफ एसोसिएटेड है, टाइम के साथ एसोसिएटेड और अतीत के साथ एसोसिएटेड है। हिस्टोरियन ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे और फैसिनेटेड थे डेट को लेकर। इसलिए हमने जैसे कि एग्जांपल याद रखा, ताजमहल को बनाया गया था शाहजहां के द्वारा और इस समय बनाया। हम इसे याद क्योंकि हिस्टोरियंस को ज़्यादा डेट्स पसंद था। क्लियर है मेरे यार। और हम किस डेट को याद रखते हैं, उस डेट को हम याद रखते हैं जिस डेट के अंदर कुछ युद्ध लड़ाया गया था, किसी बैटल को फॉट किया गया था, या तो उस दिन किसी रूलर को मुकुट पहना गया था यानी क्राउन किया गया था। हिस्ट्री के अंदर डेट्स को याद रखना बोले तो कॉमन सेंस नोशन होता है। और हिस्ट्री इज सिनोनिमस एज डेट्स, यानी हिस्ट्री बोले तो डेट्स, डेट्स बोले तो हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री इज सेम एज डेट्स और डेट्स इज सेम एज हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंदर एक चीज़ है, मस्ती बात है कि जो एंशियंट चीज़ था, एंशियंट पीरियड था, उसमें हिंदू रूलर्स थे। मिडिवल इंडिया के अंदर भाई मुस्लिम रूलर्स थे यानी मुगल्स थे। और मॉडर्न इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स थे। और हिस्ट्री ओवर द पीरियड चेंज हमें बताता है। ठीक है, देखिए हिस्ट्री को हम पढ़ के हम अपने पास्ट को प्रेजेंट से और फ्यूचर से कंपेयर कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जान सकते हैं। देखिए पास्ट से लेकर यानी अतीत से लेकर वर्तमान तक के हम टाइम चेंज को ट्रैक कर सकते हैं, उससे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे 2024 अभी है, 2024 के 2023 के पास्ट है और 2025 फ्यूचर है। इसी प्रकार से मेरे। और हिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हो चुकी है उससे हम उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उससे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर हम रेलवेज़ की बात करते हैं, पहले रेलवे स्टीम इंजन हुआ करते, आजकल बुलेट ट्रेन है। पहले न्यूज़पेपर पेपर में लिखे हुए थे, आजकल डिजिटल न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से समय का बदलाव होता है। हमें समय बदल रहा है कैसे पता चलता है, हिस्ट्री पढ़ के। और जो मॉडर्न इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे मेरे यार, अपनी एक टेरिटोरी बनाना चाहते थे। हिस्ट्री के अंदर हम डेट्स की बात करते हैं, अपन किन डेट्स की बात करते हैं, हिस्ट्री के अंदर उन्हीं डेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं जो डेट्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर इवेंट, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उन्हीं डेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं हिस्ट्री के अंदर, उन्हीं को हम हिस्ट्री में मेंशन करते हैं। देखिए पीरियडाइजेशन की बात आती है, पीरियडाइजेशन क्यों है, देखिए पीरियडाइजेशन इसीलिए क्यों, हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट लोग आने से डिफरेंट एरा आ गया और डिफरेंट एरा आने से डिफरेंट पीरियड आ गया। तो इसलिए पीरियड को समझने के लिए हमने पीरियडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है, देखिए 1870s के अंदर जेम्स मिल थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर जो कि स्कॉटलैंड से, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिन्होंने जिस बुक के अंदर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स के अंदर क्लासीफाई किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उनका जो डिवीज़न है वो रिलीजन के बेसिस पर, यानी उन्होंने धर्म के बेसिस पर इंडियन हिस्ट्री को क्लासीफाई किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जेम्स मिल को लगता है जो एशियन सोसाइटीज़ है, एशिया में रहने वाले जो समाज है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, बहुत लोअर सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, बहुत कम सिविलाइज्ड है यूरोप को देखे हुए। यानी यूरोप से अगर कंपेयर करा जाए, एशियाटिक सोसाइटी के लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, कम सिविलाइज्ड है। एक और इंडियन क्लासिफिकेशन की क्या है, एक और अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन इंडियन हिस्ट्री, जो कि हमारे हिस्टोरियंस ने क्या किया है, इंडियन हिस्ट्रीज को क्लासीफाई किया है 3 पीरियड के अंदर, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है इस पीरियडाइजेशन को हमने वेस्ट से बोरो किया है नहीं। और लोग सोचते हैं इसको, पहला पॉइंट ये है कि जो इसको लगता है ये जो पीरियडाइजेशन है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसको हमने वेस्ट से बोरो किया है। और लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड की डेफिनेशन बताई गई है, ये मॉडर्न पीरियड बोले तो ग्रोथ, और मॉडर्न पीरियड के अंदर हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, मॉडर्निटी के अंदर हम लिबर्टी की, इक्वलिटी की, साइंस की, रीजन की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बट यहाँ पर जब पूछा गया तो भाई मिडिवल का
मिडिवल पीरियड का डेफिनेशन बता, तो उन्होंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर इसको समझते ये एक प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर पीरियडाइजेशन का फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपरली किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। उनको जब पूछा गया मैं मिडिवल का प्रॉपर डेफिनेशन बता, वो नहीं पता। वो कहते हैं कि जिस एरा के अंदर, जिस पीरियड के अंदर मॉडर्न पीरियड के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, उनको भाई मिडिवल पीरियड बोल दो। भाई क्या है भाई, मॉडर्न पीरियड के अंदर तुम बोलो साइंस लॉजिक की बात कर, भाई मिडिवल के अंदर तुम बात करते हो कि वो फीचर जहाँ एग्जिस्ट नहीं करते वो हो जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ थी क्या कि देखिए एंशियंट पीरियड के अंदर जो रूलर थे वो हिंदू थे, मिडिवल के अंदर जो थे रूलर्स वो मुस्लिम थे, और जो मॉडर्न पीरियड का जो रूलर थे वो ब्रिटिशर्स थे। ये एक चार्ट है बेसिकली, और इस ऊपर वाले को हिस्टोरियंस ने बनाया था, इस नीचे वाले क्लासिफिकेशन को जेम्स मिल ने बनाया था, जो स्कॉटलैंड वाले इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। ये गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे, हम उसको क्यों मानते नहीं है, क्यों उसको, उस पीरियडाइजेशन को क्यों हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर ब्रिटिश रूल को हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, यानी उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी तो इसको हम कॉलोनियल पीरियड बोल देते हैं। और उस पीरियड के अंदर, मॉडर्न पीरियड के अंदर, लोगों को ना इक्वलिटी मिलती थी, ना फ्रीडम मिलती थी, ना लिबर्टी मिलती थी, ठीक है, और ना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होता, ना कोई प्रोग्रेस था। हालांकि जो कहते थे मॉडर्न पीरियड का प्रोग्रेस होता था, इकोनॉमिक, वो ग्रोथ, ये जो ग्रोथ और प्रोग्रेस ये सिर्फ ब्रिटिशर्स का होता था, लोगों का कुछ नहीं होता था। ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए भारत के उन्होंने टेरिटरी बनाई थी, उन्होंने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। जब लोगों ने रिवोल्ट किया, आवाज़ उठाई, तब जाके लोगों को ग्रोथ मिला, प्रोग्रेस मिला, इक्वलिटी मिला, फ्रीडम मिला और लिबर्टी मिला मेरे यार। तो ये चीज़ें नॉलेज के लिए है मेरे यार, कि किन डेट्स को यूज़ कर, जो डेट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ इवेंट ऑकर हुआ है, उन्हीं डेट्स को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। सिर्फ आप इसको एक बार रीड कर लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, आप सिर्फ ये ओनली फॉर नॉलेज, सिर्फ एक बार रीड कर लेना। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक सीरीज़ में आपको याद रखना है, जो गवर्नर जनरल थे, और जो गवर्नर जनरल वाली पोस्ट, इसको आगे जाके वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। हास्टिंग, वेस्ले, वेंटिक, डालहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लॉटन, रिपोन, कर्जन और हार्डिंग और इरविन, ये 11 गवर्नर जनरल के नाम है, और उनमें से बाकी बाद में जाके इनको वाइस रॉय में कुछ पोस्ट को कन्वर्ट, यानी गवर्नर जनरल वाली जो पोस्ट थी उसको आगे जाके वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना घर में, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मेरे यार। और ये तो मैंने बता दिया था आपको कि भाई जेम्स मिल ने क्या किया था अपने 3 वॉल्यूम वाली किताब के अंदर, जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, उसमें इंडियन हिस्ट्री को भाई 3 पीरियड्स में क्लासीफाई किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, और इसको वाइडरली को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, हमने डिफरेंट पीरियड में डिवाइड ही क्यों किया। डिवाइड करने का पहला कारण है कि हमें एक टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैप्चर कर सकते, इसीलिए हम एक सेंट्रल फीचर को जान सकते हैं पास्ट के लिए, तो इसलिए हमने पीरियडाइज किया। पीरियडाइज हमने क्यों किया, पीरियडाइज करने का 3 कारण है कि अगर हम पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक पीरियड्स को 12 डिटेल में पढ़ने के लिए हमने पीरियडाइजेशन किया है। हमें जो पास्ट के आइडियाज़ रिफ्लेक्ट होंगे, क्या हुआ था पास्ट के अंदर, उसको जानने के लिए पीरियडाइजेशन किया है। जो सिग्निफिकेंस चेंज हुआ है एक पीरियड से अनदर पीरियड, उसको ट्रैक करने के लिए हमने पीरियडाइजेशन किया है। मील को लगता था भाई जो हमारे एशियाटिक सोसाइटी है वो ज़्यादा सिविलाइज नहीं है आज कम्पेयर टू यूरोप। हिस्ट्री में कहा गया है आज पर दी जेम्स मिल, ये जो चीज़ें लिखी है जेम्स मिल के हिसाब से है, ये किसी और के हिसाब से नहीं, जेम्स मिल के। जेम्स मिल को लगता था कि ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम का रूलर था इस कंट्री के अंदर, और वो सोचते थे कि इस टेरिटोरी के अंदर, इंडियन टेरिटोरी के अंदर ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस है, कास्ट टैबूज यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेंस यानी ज़्यादा अंधविश्वास है, और जो ये जो चीज़ें हैं ज़्यादातर, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर लोगों के सोशल लाइफ के ऊपर डोमिनेट कर रही है, हावी हो रही है। तो इसलिए जेम्स मिल को लगा कि इंडियंस को, इंडियन टेरिटोरी को थोड़ा सा सिविलाइज करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ये जो 4 चीज़ें हैं इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना। ये 4 चीज़ें क्या है, 4 चीज़ें, पहला चीज़ है तो यूरोपियन मैनर्स, दूसरा चीज़ है आर्ट्स, तीसरा चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, 4वां चीज़ है लॉ। इन 4 चीज़ को वो अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस कर तो इंडिया के लोग सिविलाइज बन जाएंगे। मील ने सजेस्ट किया था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया टेरिटोरी को कंक्योर कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं कि वो इंश्योर कर सके कि उन इंडियन पीपल्स एनलाइटमेंट की ओर पहुंच सके, हैप्पीनेस में। हालांकि ये चीज़ें नहीं थी, ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियंस पीपल इतने खुश नहीं थे, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, बट वो मील सोच रहे हैं, जेम्स मील सोच रहे हैं, और वो सोचते हैं कि जो इंडिया विदाउट ब्रिटिशर, ब्रिटिशर के बिना इंडिया कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता था। और जो
जो ब्रिटिश रूल है वो प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को शो करता है, और जो पीरियड था ब्रिटिश एरा से पहले जो पीरियड हुआ करता था वो डार्कनेस में जी रहा था, वो अंधकार में जी रहा था। और यहाँ एक फेथ की बात की गई थी। फेथ यानी हिंदू पीरियड हो, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, तीनों पीरियड के अंदर रूलर पे डिपेंड करता है मेरे यार। देखिए हिंदू पीरियड के अंदर अच्छे रूलर भी थे, बुरे रूलर भी थे। मुस्लिम पीरियड के अंदर अच्छे रूलर थे, बुरे रूलर भी थे। ब्रिटिश पीरियड के अंदर भी अच्छे रूलर थे और बुरे रूलर भी थे। एक सेकंड हिस्टोरियन का क्लासिफिकेशन क्या था, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लासिफाई किया। देखिए लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी नहीं मिलता था। कब तक नहीं मिला था? जब लोगों ने रिवोल्ट किया, आवाज़ उठाई लोगों ने, तब जाके लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी मिला। तब जाके लोगों को इकोनॉमिकल ग्रोथ और प्रोग्रेस महसूस हुआ है मेरे यार। हिस्टोरियंस ब्रिटिश पीरियड को, ब्रिटिश एरा को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, कॉलोनाइजेशन बनाई थी। यानी वो इंडिया में तो ट्रेड करने आए थे और ट्रेड से उन्होंने टेरिटोरी बना दी, रूल कर करके थे, लोगों के माइंड वॉश करके, मैनिपुलेट करके। तो ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, कॉलोनी बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई थी, और कॉलोनी बनाते बनाते इसलिए हम उनके पीरियड को कॉलोनाइजेशन पीरियड कहते हैं। व्हाट इज कॉलोनी क्या? देखिए ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ब्रिटिशर्स इंडिया पे कंक्योर किए थे और उन्होंने अपने रूल को एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने अपने रूल को एस्टैब्लिश किया था। देखिए ब्रिटिशर्स डायरेक्ट जाके लोगों के ऊपर रूल नहीं कर सकते, रूल एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए ब्रिटिशर्स ने लोकल नवाब्स और राजा की मदद ली, जिनके कारण वो लोगों के ऊपर रूल एस्टैब्लिश कर सके। देखिए कंट्रीज डिवाइड है स्टेट्स के अंदर, स्टेट्स डिवाइड, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड ब्लॉक्स के अंदर। देखिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर म्यूनसिपालिटी होता है, मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और वार्ड, म्यूनसिपालिटी यानी वार्ड्स जिसमें काउंसिलर्स होते हैं। ये बेसिकली इंडियन स्ट्रक्चर आज के समय इस प्रकार से इंडियन स्ट्रक्चर चल रहा है, जो कि मैंने आपको क्लास के अंदर समझाया था। हालांकि इट इज़ नॉट योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपके समझने के लिए था कि किस प्रकार से पहले सिस्टम हुआ करता था, बट अब सिस्टम किस प्रकार से 2024 यानी वर्तमान के समय इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। देखिए जो लोकल नवाब्स थे और जो राजाज थे, ये क्या थे? ये लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, यानी लोगों के ऊपर कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट लोगों के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो उसमें हम फेल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स क्या है, हम इन पे लोकल नवाब्स और राजा के ऊपर पहले रूल एस्टेब्लिश करेंगे, फिर हम एक लूप क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हम डायरेक्ट लोगों के ऊपर अपने रूल को एस्टेब्लिश कर। अगर हम इनके ऊपर रूल एस्टेब्लिश कर लें, और ये तो रूल पीपल के ऊपर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट तो इनके ऊपर भी तो कर रहे हैं। बट अगर हम डायरेक्ट लोगों के ऊपर रूल एस्टेब्लिश करते तो हम उनमें फेल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि, क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करना चाहते थे हमारे इकोनॉमिक को, हमारे समाज को। वो जितने भी रेवेन्यूज़ हैं उन सभी पैसे को कलेक्ट करना चाहते थे अपने खुद के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। वो इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते उनको खरीद के लो प्राइस में खरीदना चाहते थे, जिस प्रकार से उसको हाई प्राइस में बेच सके। वो इंडिया के अंदर क्रॉप्स प्रोड्यूस करना चाहते थे, जिसको कि वो एक्सपोर्ट करके एक हाई प्राइस में बेच सके। वो इंडिया के अंदर 4 चीज़ों के अंदर रूल करना चाहते थे। VTCP के अंदर वो चेंज लाना चाहते थे। VTCP क्या है? वैल्यू, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिस के अंदर वो इंडिया के अंदर क्या लाना चाहते थे? चेंज लाना चाहते थे मेरे यार। ब्रिटिशर्स कुछ चीज़ के अंदर बदलाव ला के उन पर कंट्रोल करना चाहते थे। क्या क्या? वो पॉलिटिकल चेंज चाहते थे, इकोनॉमिकल चेंज चाहते थे, सोशल चेंज चाहते थे और कल्चरल चेंज चाहते थे। इन सभी चेंजेस का जो कॉन्सिक्वेंसेस वो कॉलोनाइजेशन है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं रिकॉर्ड्स। जैसे कि बोले तो भाई ब्रिटिशर्स थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करना चाहते थे, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन भी करना चाहते थे, कंट्रोल भी करना चाहते थे। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सोचा कि हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए। तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स था उनके पास, एक इम्पोर्टेंट सोर्स था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को लाने के लिए, वो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक्ट ऑफ राइटिंग था, इससे वो एक लिखी चीज़ों, एक लिखावट चीज़ों को ऑफिशियल रिकॉर्ड मानते थे। उनमें कुछ सिग्नेचर होते थे ऑफिसर्स के, ऑफिशियल्स के। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने
इंस्ट्रक्शन लिखने शुरू कर दिए, प्लान्स लिखने शुरू कर दिए, पॉलिसीज लिखने शुरू कर दिए, डिसीजंस लिखने शुरू कर दिए, उन्होंने एग्रीमेंट बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लिखने शुरू कर दिए। उनको एक अच्छी तरीके से वो लिखने लगे और उनको मेंटेन करके अच्छे से प्रिजर्व भी करने लगे। देखिए जो रिटर्न चीज़ें थी वो एक ऐसे चीज़ें थी जो रिटर्न लिखे हुए चीज़ों को, वो ऐसी चीज़ें थी जिनको वो अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करना चाहते थे, उनके ऊपर डिबेट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ अदर चीज़ें बनाए थे। उन्होंने क्या बनाए थे, उन्होंने मेमोज बनाए थे, नोटिंग्स बनाए थे, कुछ रिपोर्ट्स बनाए थे एक चीज़ को स्टडी करने के लिए, एक जगह को स्टडी करने के लिए। ब्रिटिशर को लगा कि हमें डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को अच्छे से केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड रूम्स बनाने शुरू कर दिए। उन रिकॉर्ड रूम्स को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर एक रिकॉर्ड रूम को अटैच करना होना शुरू कर दिया। उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स को अटैच किया। जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट थे, क्या थे, विलेज के तहसीलदार के ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के ऑफिस, प्रोविजनल सेक्रेटरिएट, लॉ कोर्ट्स के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और उन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स बनाए जैसे कि अचीव्स म्यूजियम, जहाँ पर वो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सके। इसका फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा था जो लेटर्स थे, मेमोज थे, ये एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे और अनदर को वो प्रिजर्व करना। देखिए अनदर क्या था, अनदर था कि जो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने अचीव्स बनाए थे, बहुत से अचीव्स। यहाँ पर जो नोट करने वाली थी बात, और जो रिपोर्ट्स थी, ये कुछ डिस्टिंक्ट ऑफर्ड किए गए थे, इनको प्रिपेयर किए गए थे अदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर अर्ली 19th सेंचुरीज के अंदर। जो इंस्ट्रक्शन थे, डायरेक्टिव्स थे, इनको ऑफिशियल्स के पास सेंड किया गया प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और यहाँ पर जो लोअर पोस्ट ऑफिशियल्स थे, इनको इन काम में रखाया गया कि आप जो क्लर्क वाली पोस्ट है, इनको जो क्लर्क हो गए, पियोन्स हो गए, इन सारे पोस्ट के लोगों को रखाया गया कि आप इन रिकॉर्ड रूम के जो ऑफिसर्स, रिकॉर्ड रूम के जो जितने डॉक्यूमेंट्स, इनको मेंटेन करो, प्रिजर्व करोगे। अर्ली 19th सेंचुरी आते जो डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने क्या करने, कॉपीड आउट करने, यानी हर के डुप्लीकेट कॉपी करने लगे और उनको ब्यूटीफुल रिटर्न करने, यानी हर एक डॉक्यूमेंट को हाथ से लिखा। आजकल तो हम प्रिंट करते हैं, उस समय हाथ से लिखा आता था कैलीग्राफिस्ट के द्वारा, जो कि स्पेशलाइज थे ब्यूटीफुल राइटिंग्स लिखने में। 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, 19th सेंचुरी के मिडिल आते आते ये जो स्प्रेड ऑफ पेंटिंग हो गया, जो स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, सॉरी, जो प्रिंटिंग हो गए और चीज़ों के मल्टीपल कॉपीज उन्होंने बना ली, यानी एक चीज़ की मल्टीपल प्रिंट कर देना, उनके मल्टीपल कॉपीज बनाना, ये सभी चीज़ें उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे। क्लियर है मेरे यार? पॉलिटिकल हिस्ट्री डील किससे करती है, रूलर से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वॉर से। पीरियडाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है, इससे हम पता चलता है कि आज की हिस्ट्री कैसी है, कल की हिस्ट्री क्या है, यानी एक पीरियड को हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। रूलर्स के अचीवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, पहले की ज़िंदगी कैसी होती है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, और लोगों के लार्ज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस को भी हम स्टडी यहाँ पर कर पाते हैं। देखिए जेम्स मिल ने किस बेसिस पर पीरियडाइजेशन किया था, रिलीजन के बेसिस पर। देखिए मॉडर्न पीरियड रिफर करता है रिसेंट टाइम को, आज के समय को, जहाँ पर हम साइंस, टेक्नोलॉजी और रीजन की बात करते हैं। ओरल काइंड ऑफ सोर्स की मटेरियल क्या, जैसे फोक सॉन्ग, लेजेंड्स, फोक स्टोरीज, ये कुछ है ओरल स्टोरीज, ओरल सोर्स मटेरियल्स हैं। सर्वेज बिकॉम इम्पोर्टेंट, जो प्रैक्टिस है किसी चीज़ को सर्वे करने का, धीरे धीरे कॉमन बनने लगा ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी वो हर एक चीज़ के ऊपर इफेक्टिव सर्वे करना चाहते थे जिस प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बना सके और बेटर बना सके। 19th सेंचुरी के अंदर डिटेल सर्वे उन्होंने की थी, हर चीज़ को कैरिड आउट की थी, पूरे एंटायर मैप के अंदर एक मैप बना के उन्होंने हर चीज़ को कैरिड आउट की। विलेज के अंदर रेवेन्यूज सर्वेज को कंडक्ट कराए गए थे मेरे यार। कुछ एफर्ट और लगाए गए थे अदर एरियाज़ के अंदर, उन्होंने टॉपोग्राफी के अंदर सर्वे किया था, सॉइल की क्वालिटी के अंदर, फ्लोरा यानी प्लांट के अंदर, फौना एनिमल्स के अंदर, द लोकल हिस्टोरियंस, इन सभी के प्लेस के अंदर, हर क्रॉपिंग पैटर्न, इन सभी के अंदर भी कि कुछ नेसेसरी फैक्टर जिनके अंदर एडमिशन किया गया था, इनके ऊपर सर्वे भी किया गया था मेरे यहाँ। 19th सेंचुरी के एंड आते आते सेंसस आने लगे, सेंसस जो कि हर 10 साल में होने लगे। क्यों होने लगे, इससे पता चलेगा, प्रॉपर डिटेल रिकॉर्ड पता चलेगा। और हर 10 साल के अंदर जो प्रोविजंस ऑफ इंडिया, पहले हुआ करता प्रोविजंस ऑफ इंडिया, आज होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आज के समय हम इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, बट उस समय हमारा इंडिया प्रोविजंस ऑफ इंडिया था, बट अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो उस समय कितने नंबर ऑफ पीपल्स इंडिया में रह रहे हैं, कितने लोग किस रिलीजन को मानते हैं, वो सभी चीज़ को सेंसस में लिखा जाता है मेरे यहाँ, और ये हर 10 साल में होता था।
लोगों के कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन के बारे में सर्वे किया लगे, कितने लोग क्या क्या करते हैं इस एरिया के अंदर, ये पूरे एंटायर टेरिटोरी के अंदर होने लगा। कुछ अदर सर्वे भी होने लगे, बोटानिकल सर्वे प्लांट्स को जानने के लिए, जूलॉजिकल सर्वे एनिमल्स को जानने के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जानने होने लगे, रिसर्च होने लगे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होने लगे ह्यूमन इवोल्यूशन को जानने के लिए। कुछ फॉरेस्ट सर्वे भी हुआ करते थे मेरे यहाँ। और जो सर्वोयर्स थे, ये जो सर्वोयर्स को ब्रिटिशर्स किन किन के लिए हायर करते थे, किस के लिए अपॉइंट करते थे, उनको रिलीफ रिपोर्ट बनाना होगा था हाइट के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल कंडीशन, वेरियस प्लेसेस इन एरियाज के अंदर उनको एक डिटेल सर्वे हुआ करता था। इसलिए जो सर्वेयर्स को वो क्या करते, हायर करते थे मेरे यहाँ। देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताते। देखिए ब्रिटिशर के पास क्या था, वास्ट कॉर्पस, बहुत से रिकॉर्ड्स थे, यानी बोले तो बंडल ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी बहुत से बंडल्स ऑफ रिकॉर्ड्स थे। तो उन्होंने सोचा कि इनमें से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होंगे, ये सभी तो ऑफिशियल है भाई, रिकॉर्ड्स के बंडल है तो सभी तो ऑफिशियल ही होंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिनको ऑफिशियली ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इनमें से किसको प्रोस्टेट नहीं करना चाहिए, किसको प्रिजर्व करना चाहिए, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना चाहिए। तो इसलिए उन्हें एक चीज़ कही कि जो देखिए रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं, रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड है जो कि बहुत बहुत नेसेसरी ब्रिटिशर के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जिनमें लिखी है, उनको तो भाई प्रिजर्व करना ही चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। प्रिजर्व मतलब प्रोस्टेरिटी का मतलब ही प्रिजर्व होता है, इसका मतलब ये है। तो प्रोस्टेरिटी का मतलब क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना मेरे यहाँ। प्रोस्टेरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी ब्रिटिशर चाहते थे कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनको प्रिजर्व करें, जो कि आने वाली पीढ़ी उन रिकॉर्ड्स को देख सके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन रिकॉर्ड्स को क्या किया, उन रिपोर्ट्स को उन्होंने उनमें जो रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे, जो थ्योरी लिखी गई थी। देखिए रिकॉर्ड तो हमेशा हेल्प नहीं आने वाले, जितने बहुत सारे बंडल ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, क्या हर रिकॉर्ड्स हमेशा काम आएगा, नहीं आएगा, ऐसा उनको लगता था। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्शन में लिया और सोचा कि उन्हें कुछ अदर सोर्स भी मिलने चाहिए, कुछ अलग, बट अलग सोर्स, जो अदर सोर्स थे उसको मिलना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अदर सोर्स जैसे कि डायरीज ऑफ पीपल, लोगों के डायरीज, अगर आप किसी भी लोगों के डायरीज को पढ़ोगे, उस एरिया के बारे में पता चल जाएगा। पता है, अगर कोई एरिया है ए, और ए के एरिया के अंदर कोई मान लो एक्स नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी डायरी आपको मिली, द डायरी ऑफ एक्स, तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको ए वाली जो जगह है इसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल जानकारी पता चल जाएगी। जो ट्रैवलर्स थे, जो बहुत ज़्यादा घूमते थे, उनसे एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जो पिलग्रिम्स थे, जो कि ओल्ड टेम्पल्स, उनमें क्या कल्चर है, वो चीज़ें। जो लोगों की ऑटोबायोग्राफी, देखो ऑटोबायोग्राफी क्या है, मैंने अपने खुद के बारे में किताब लिख दी तो ऑटोग्राफी, मैंने गांधी जी के बारे में लिखा तो वो बायोग्राफी। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लोकल बाजार के बारे में सर्वे करना, उसके बारे में जानना, उस लोकल बाजार में जानना जिस एरिया में है, लोगों के प्रिंटिंग को स्प्रेड करना, लोगों के पेंटिंग को देखना, लोगों के न्यूज़पेपर को देखना, डिबेट करना, और बहुत से रिफॉर्मर्स के आइडियाज़ को जानना। इससे हमें एक एरिया का पता चल जाता है, आइडिया पता चल जाता है। वो एक जो पोएट्स, नोवेलिस्ट जो कि उस जगह से आते हैं, उनके जितने भी सारे लिखे हुए चीज़ें हैं, काम है, उसको पढ़ना, जिससे हमें पता चला उस एरिया में लोग कैसे हैं, उस लीडर के आइडियाज़ को लेना। ये कुछ अदर सोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन अदर सोर्स से पता चला कि कितने लोग लिटरेट हैं। ठीक, उन्हें ट्राइबल्स की बात पता चलेगी, वर्कर्स की बात चलेगी, पुअर्स जितने भी लोग उनकी बात पता चलेगी, पीजेंट की बात पता, ये सभी लोगों की आइडिया उन्हें तब पता चलेगी जब इन्हें अदर सोर्स की चीज़ें वो उसको लाना चाहेंगे और अदर सोर्स को स्टडी करें, तब जाकर उनको इन लोगों के बारे में पता चलेगा। जेसस क्राइस्ट के जन्म को हम 0 ईयर मानते हैं, तो उससे आगे वाली चीज़ों बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद आफ्टर वाली चीज़ों को एडी यानी एनो डोमिनी। देखिए मॉडर्न पीरियड हम प्रोग्रेस और ग्रोथ, डेवलपमेंट, साइंस, लॉजिक, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सभी की बात करते हैं मतलब। तो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब हुई थी, यूरोप में हुई थी, और 15वीं सेंचुरी एडी के आसपास हुई थी। 3 फीचर बताइए मॉडर्न पीरियड के। पहला पीरियड क्या है, पहला है एक्सपांशन, और ट्रेड की एक्सपांशन तब हुई थी। ट्रांसपोर्ट के मेथड के अंदर स्विफ्ट हुआ था। लिटरेसी, लोग पढ़ने लिखने लगे थे।
कोलोनाइजेशन क्या था? कोलोनाइजेशन क्या था? देख, कोलोनाइजेशन ये था कि किसी अन्य देश के जब मैं किसी अन्य देश के ऊपर कंट्रोल कर दूं और उनके रिसोर्सेज को यूज़ करूं अपने खुद के पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम कोलोनाइजेशन कहते हैं मेरे यहाँ। दो एग्जाम्पल बताए, प्राइमरी और सेकेंडरी। सोर्स प्राइमरी का क्या है? आर्कोलॉजिकल रिमेन्स और बुक्स। सेकेंडरी क्या है? रिपोर्ट्स और रिव्यूज़। अचीव क्या है? अचीव एक स्पेशल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया गया है और जहाँ पर गवर्नमेंट्स के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनके भी डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया गया था बहुत बढ़िया तरीके से। एक बढ़िया सा रूम है मेरे यहाँ। देखिए, जो डेट्स है वो हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, डेट्स जो है वो हिस्ट्री के अंदर एक स्केलेटल सिस्टम, जैसे कि ह्यूमंस की जो बॉडी है वो बिना स्केलेटल सिस्टम शेपलेस, उसी प्रकार से अगर हिस्ट्री के अंदर डेट्स नहीं है तो हिस्ट्री डायरेक्शनलेस और शेपलेस है। और हिस्ट्री से हम पता चलता है कि डेट से कि कितने माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं और अभी हम किस पोजीशन में और यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं और एक कंपेयर कर सकते हैं हम प्रेजेंट को और फ्यूचर को। पीरियडेशन क्या है? उसका यूजफुल क्या? देखिए, हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एक ब्रॉड पीरियड्स के अंदर, उसको हम कहते हैं पीरियडाइजेशन। और इससे क्या होता है, एक हर एक पीरियड के, हर एक पर्टिकुलर पीरियड के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को, उनके डेवलपमेंट्स को, उसके इतिहास को, हाईलाइट्स को एक डीपली स्टडी कर सकते हैं। इसलिए पीरियडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड रूम्स क्यों बनाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर? लेटर्स, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स, सर्वे रिकॉर्ड्स, एग्रीमेंट्स, नोट्स को ईजिली, केयरफुली प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने इन सभी चीज़ों को बनाया था। क्लियर है? जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन के बारे में बताइए, और इसको हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? किसको? जो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस थे इंडिपेंडेंट, उनके जो हम क्लासिफिकेशन, क्यों हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और किस बेसिस पर जेम्स मिल ने क्लासीफाई किया था? देखिए, जेम्स मिल ने क्लासीफाई किया था रिलीजन के बेसिस पर। और उन्होंने क्या किया था? जेम्स मिल ने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था। एक तो हिंदू था जो कि क्या दर्शाता था? एंशिएंट पीरियड को दर्शाता। एक तो था मीडिएवल, एक तो था मुस्लिम जो मिडिवल पीरियड को दर्शाता था। एक ब्रिटिश था जो कि मॉडर्न पीरियड को दर्शाता था। ठीक है? और जो हिस्टोरियंस थे इंडिपेंडेंट इंडियाज के, वो इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते थे, उनको लगता था कि जेम्स मिल जो है आउटसाइडर है इसीलिए, और उनके खुद के क्लासिफिकेशन को भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि वो भी वेस्ट से बोरोड है, और जहाँ पर मिडिवल पीरियड का जो अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था। और जो इंडिपेंडेंस इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने किस बेसिस पर अपने क्लासिफिकेशन किया था? उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चरल चेंजेस के बेसिस पर क्लासीफाई किया था। कोलोनाइजेशन किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन के साथ अकम्प्लाइंड करता है और इम्पैक्ट क्या है कॉलोनीज का? देखिए, किसी अन्य देश के अंदर अपने खुद के उनके रिसोर्स को यूज़ करना, अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री नीड्स के लिए, उसको हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। देखिए, कोलोनाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूरोपियन कंट्रीज हुआ था जो कि अदर पार्ट्स की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते थे और वहाँ पर अपने खुद के ट्रेड सेटलमेंट को क्या करते थे? धीरे धीरे इस्टेब्लिश करते अपने खुद के पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिकल नीड्स के लिए। देखिए, कोलोनाइजेशन कंट्री में क्या हुआ करता था? वो तो खुद मॉडर्नाइजेशन लाते थे, यानी जहाँ पर भी कॉलोनी बनती थी, जो देश चाहे कॉलोनी बना था, वो कुछ ना कुछ अपने टेक्नोलॉजी को वहाँ पर लीव करके आता था। इसलिए क्या होता था? वो एरिया जो था वो धीरे धीरे मॉडर्न हो जाता था। तो इसीलिए कोलोनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का क्या है? एक अकम्पाइंड है, उसके साथ साथ चलता है। इससे बहुत से अलग अलग, जब कोलोनाइजेशन होता था उससे क्या होता था? मॉडर्नाइजेशन होता है इसीलिए था क्योंकि उससे बहुत वेरियस टाइप ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज भी क्रिएट होते थे। जैसे ही थे कॉलोनीज बनने, उसी प्रकार से जो औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई थी और मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा था, और 18वीं सेंचुरी के एंड आते आते मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो गई थी इंडिया के अंदर। और ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर पार्ट के इंडिया को भाई क्या क्या था, अपने अंदर ले लिया था, अपने टेरिटरी बना ली थी, अपने पॉलिसीज़ वहाँ पर ला दी थी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मॉडर्न इंडिया रिवीजन 1 शॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।